हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। यह आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपका विद्यालय कल से 19 तारीख से खुलेगा और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत प्रसन्नतापूर्वक आकर के विद्यालय में उपस्थित होंगे। बीते 7-8 महीनों से घर बैठे बैठे आपका जी भी ऊब चुका है और इस अवसर का लाभ उठाइए। यद्यपि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप विद्यालय आए ही, अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक छात्र को एक वह एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, एक आवेदन पत्र भरना पड़ेगा, सहमत पत्र भरना पड़ेगा, जिसमें वह गार्जियन के द्वारा हस्ताक्षर किया गया रहेगा कि वह अपनी इच्छा से अपने पाले को विद्यालय में भेज रहा है। ऐसा सहमत पत्र आपके पास ऑनलाइन भेज दिया गया है। उसको ऑनलाइन नेट से निकलवा करके अथवा हाथ से लिख करके किसी भी तरीके से आप उसको भर करके साथ में लेकर के विद्यालय में आएंगे। और दूसरी बात यह है कि सभी लोग अनिवार्य रूप से मास्क लगा करके आएंगे। दुपट्टे का प्रयोग नहीं करना है लड़कियों को, या लड़कों को अंगूछे का प्रयोग नहीं करना है, मास्क का प्रयोग करके आना है। और एक अन्य बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि आप अपने रोल नंबर के हिसाब से अल्टरनेट आएंगे। वो भी सूचना आपको आपके मैसेज व्हाट्सएप पर दे दी गई, ऑनलाइन दे दी गई है, उसी हिसाब से आना है। उससे अलग आएंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। अब कुछ दिन का अंतराल हम लोगों के बीच में हो गया है, लगभग 1 हफ्ते का कोई हम लोग आपस में संपर्क नहीं कर पाए अध्ययन के लिए। तो पुनः आज हम शुरू करते हैं। इसके पहले हमने संघीय व्यवस्थापिका संसद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यह देखा कि लोकसभा की क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य हैं। उसके बाद उसके उच्च सदन, संसद के उच्च सदन, राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं, उसके क्या कार्य हैं। फिर दोनों सदनों का तुलनात्मक अध्ययन हमने किया, जिसमें हमने यह देखा कि कौन सा सदन सबसे अधिक शक्तिशाली है और क्यों उसे संविधान निर्माताओं ने अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान निर्माताओं के द्वारा अधिक शक्तियां क्यों लोकसभा को प्रदान की गई हैं, इसका हमने अध्ययन किया। अब हमारा अगला चैप्टर है, वो चैप्टर समाप्त हो गया। अगला चैप्टर है संघीय कार्यपालिका। अगला चैप्टर का नाम है आपके संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपके देश का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रधान होता है, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। तो हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य, उसके पद का महत्व, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अधिकार और कर्तव्य का अध्ययन करेंगे। आज इस समय, वर्तमान समय में तत्काल जो हमारा यह प्रकरण है, उसमें हम राष्ट्रपति के अधिकारों और उसके शक्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न आप लिख लीजिए। प्रश्न आपका रहेगा, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद हेडिंग डालेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। हेडिंग रहेगा, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के द्वारा अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह सर्वोच्च कार्यपालिका पदाधिकारी है, सर्वोच्च संवैधानिक प्रधान है देश का। इस रूप में उसे अनेक प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे वह राष्ट्रीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संसदीय व्यवस्था अपने यहाँ अपनाई गई है। तो संसदीय व्यवस्था अपनाए जाने के कारण संविधान में राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह के परामर्श के अनुसार करता है। जो भी उसे परामर्श मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है, उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता,
वो हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय का अनुमोदन करता है। यद्यपि जब आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से दी गई हैं। समस्त कार्य, कार्यपालिका कार्य, सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। लेकिन उन सभी शक्तियों का प्रयोग, यह बात आप दिमाग में रखे रहिएगा कि राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान की गई हैं, उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिल करके करते हैं। राष्ट्रपति उस प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के पूर्व एक बार उस पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने पुनः उसी रूप में उस प्रस्ताव को पारित कर दिया तो राष्ट्रपति वह हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रायः देखा गया है कि राष्ट्रपति जब प्रायः किसी आदेश पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हैं तो अब तक का अनुभव यह बतला रहा है कि वह जनता के कहीं न कहीं जनता की आकांक्षाओं के विरुद्ध होता है। अतः जन अपेक्षा जो है, जनमत जो है, राष्ट्रपति के साथ जुड़ जाता है। इसलिए पुनः मंत्रिपरिषद यह साहस नहीं कर सकती उस प्रस्ताव को उसी रूप में राष्ट्रपति के पास भेजा जाए, क्योंकि एक आप जानते ही हैं कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय पर निर्धारित अवधि के बाद प्रत्येक सरकार को चुनाव में आम जनता के सामने जाना पड़ता है। तो उन चुनावों में इन आदेशों का काफ़ी महत्व होता है जो जनमत को प्रभावित करते हैं। तो जनमत के भय से पुनः सरकार राष्ट्रपति के प्रायः खिलाफ नहीं जाती है। अगर राष्ट्रपति प्रभावशाली व्यक्तित्व का है तो वह सरकार के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, जिसके पिछले अनुभव में हमने कई बार देखा है। यहाँ आपके वह अध्ययन का विषय नहीं है। जब आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे, अगले वर्ष जब आप बीए में स्नातक कक्षाओं में जब जाएंगे तो उसमें राष्ट्रपति के इन शक्तियों के बारे में आपको व्यापक रूप से बताया जाएगा। फिर अब राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वह संविधान निर्माताओं ने उसे दो भागों में विभाजित किया है। यानी राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जिसमें आप लिखेंगे, ये लिख करके लिखेंगे राष्ट्रपति की शांतिकालीन या सामान्य शक्तियाँ, राष्ट्रपति की सामान्य या शांतिकालीन शक्तियाँ। बी लिखेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। ए रहेगा सामान्य या शांतिकालीन शक्तियाँ, बी रहेगा आपातकालीन शक्तियाँ। अब ए लिख करके आप हेडिंग डालेंगे, ए लिख करके आप हेडिंग रहेगी राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ। ए लिख करके आपकी हेडिंग रहेगी राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की सामान्य या शांतिकालीन शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग वह सामान्य अवस्था में करता है। ये दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, एक सामान्य अवस्था होती है, एक आपातकाल की अवस्था होती है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां दी गई हैं वो दो प्रकार की हैं। एक सामान्य काल की अवस्था है, शांतिकालीन समय की शक्तियां हैं, और दूसरी है आपातकालीन इमरजेंसी पावर्स। यहाँ पर हम शांतिकालीन शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपको यह बताना मुझे यह है कि राष्ट्रपति की शांतिकालीन या सामान्य शक्तियों का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनका प्रयोग वह सामान्य अवस्था में करता है। वे शक्तियाँ इस प्रकार हैं। को लिख करके आप लिखेंगे कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शक्तियाँ। को लिख करके आपको लिखना है कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शक्तियाँ। संविधान का जो अनुच्छेद 53 है, संविधान के अनुच्छेद 53 में यह लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जब यहाँ हम संघ शब्द का प्रयोग करते हैं, संघ शब्द का उल्लेख करते हैं, तो यहाँ संघ शब्द का मतलब भारत सरकार से होता है, भारत देश से होता है। तो संघ की यानी केंद्रीय सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा।
इस प्रकार शासन के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और सरकार के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के निर्णय माने जाएंगे और उसे संघीय शासन से संबंधित सभी सूचनाएं देने का और उसे स्वयं प्राप्त करने का अधिकार होगा। उसकी जो प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां हैं वह इस प्रकार हैं, क्योंकि कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत कई प्रकार की शक्तियां आती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिख करके लिखे, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण शक्ति है वह भारत संघ के प्रमुख पदाधिकारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति करता है। सर्वप्रथम वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, फिर उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह विदेशों में यानी दूसरे देशों में भारत के राजदूतों की और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त वह निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद एक है, अंतर्राज्यीय परिषद, राजभाषा आयोग आदि के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग है शासन संचालन संबंधी नियम बनाने का अधिकार। अगली हेडिंग डाल लीजिए, शासन संचालन संबंधी नियम बनाने का अधिकार। ये हेडिंग लिखिए आप। अब मुझे लगता है कि आप हेडिंग डाल चुके होंगे, शासन संचालन संबंधी नियम बनाने का अधिकार। राष्ट्रपति शासन संचालन के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करता है। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आमंत्रित करता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में नियम का निर्माण करता है तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों के संदर्भ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो नए नियमों का निर्माण करता है अथवा पुराने नियमों को परिवर्तित कर सकता है। उसकी अगली हेडिंग है वैदेशिक संबंधों का संचालन। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वह है वैदेशिक संबंधों का संचालन। राष्ट्रपति, जैसा कि हमने पहले बताया कि वह भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र को स्वीकार करता है। जो विदेश के राजदूत भारत में आते हैं तो जो उनका आइडेंटिटी कार्ड होता है, परिचय पत्र जो होता है, वह परिचय पत्र वे स्वयं राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उन परिचय पत्र को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह स्वीकृत करना ही उनकी नियुक्ति को यह माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। कई बार ऐसी स्थिति आई है कि कई देशों में कि विदेशों के राजदूतों के परिचय पत्र को स्वीकार नहीं किया गया है। तो वह जब संबंध खराब रहता है तब ऐसा होता है।
आपके अध्ययन का यह विषय फिलहाल यहाँ नहीं है। आप इतना ही समझिए कि वह विदेशी राजदूतों के परिचय पत्र को स्वीकार करता है। विदेश से जो भी संधियाँ और समझौते होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी सैनिक शक्तियाँ। अगली हेडिंग है चौथा नंबर सैनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, चीफ कमांडर होता है। राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस रूप में उसे कई महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति घोषणा कर सकता है, लेकिन उसके ये सभी अधिकार मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श से ही लिए जाएंगे। और इस संदर्भ में कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं कर सकता। अब जो अगली हेडिंग आपकी रहेगी वह होगी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। देखिए आप अगली हेडिंग डाल लीजिए ख लिख करके विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ। जब हमने लोक संसद के शक्तियों के बारे में जब पिछले अध्याय में हमने अध्ययन किया था तो हमने उसमें यह भी पढ़ा था, अध्ययन किया था, यह भी देखा था कि भारतीय राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके होता है। इस रूप में राष्ट्रपति को बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियाँ संविधान निर्माताओं के द्वारा प्रदान की गई हैं। उसकी प्रमुख विधायी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1 हेडिंग डालिए संसद के संचालन संबंधी अधिकार। संसद के संचालन संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र में प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन आमंत्रित करता है, उसे स्थगित करता है तथा यदि आवश्यकता पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से लोकसभा को उसकी अवधि से पूर्व भंग भी कर सकता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, जिसमें सरकार के आगामी वर्ष की नीतियों, कार्यक्रमों की घोषणा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर वह संसद को संदेश भी भेज सकता है। अब अगली हेडिंग आपकी रहेगी मनोनीत करने का अधिकार। अगली हेडिंग है मनोनीत करने का अधिकार। राष्ट्रपति को लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है तथा राज्यसभा में वह 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त हों। ऐसे 12 लोगों को वह राज्यसभा में मनोनीत करता है तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है। अब अगली हेडिंग डाल लेंगे निषेधाधिकार की शक्ति। निषेधाधिकार की शक्ति। संसद द्वारा स्वीकृत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनने की स्थिति निर्मित होती है। यानी संसद द्वारा स्वीकृत किया गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन साधारण विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए संसद को वापस कर सकता है। लेकिन यदि संसद ने उस विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया तो वह राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति की जो यह वीटो पावर है, निषेधाधिकार की जो शक्ति है,
वह अनलिमिटेड नहीं है, वह संवैधानिक प्रावधानों से बाधित कर दी गई है कि यदि संसद जनता का प्रतिनिधि होती है, जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, तो संसद जब कोई विधेयक पारित करती है और राष्ट्रपति उसको वीटो लगा देता है, निषेधाधिकार का प्रयोग करता है अथवा संसद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, तो वैसी स्थिति में जब संसद पुनः उस विधेयक को पारित कर दे तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। लेकिन यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि सामान्य अवस्था में राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस नहीं करेगा, वह ऐसे ही विधेयक को वापस करेगा जो कहीं न कहीं जनाकांक्षाओं को प्रभावित कर रही होती हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रायः जो देश का जनमत होता है वह राष्ट्रपति के साथ होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि संसद पुनः उस विधेयक को उसी रूप में पारित करने का साहस नहीं करती है। अब अगली हेडिंग है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगली हेडिंग है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यदि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और लोक महत्व के किसी विषय पर तत्काल कानून की आवश्यकता हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव वही होता है जो संसद के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून का होता है। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी होता है। यानी जब राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, उसके बाद जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ हुआ तो अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है, अन्यथा वह वहीं समाप्त हो जाएगा। अगली हेडिंग है अब गौ डालिए। क लिखे हम लोगों ने कार्यपालिका शक्तियाँ, घ लिखा है विधायी शक्तियाँ और ग रहेगा वित्तीय शक्तियाँ। ग है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में भी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को काफ़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। जैसे वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों में भारत सरकार के उस वर्ष के आय व्यय के विवरण को, जिसे हम बजट कहते हैं, प्रस्तुत करवाता है। और इसके अलावा धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक इमरजेंसी फंड होता है, उस पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है। वह भविष्य में संसद की स्वीकृति मिलने की प्रत्याशा में उस आकस्मिक निधि से खर्च करने की अनुमति सरकार को दे सकता है। इसके अलावा अब अगली हेडिंग है न्यायिक शक्तियाँ। अगली हेडिंग है आपकी न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। जैसे वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस नियुक्ति के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम प्रणाली है, जो जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। उनकी समिति के द्वारा जो सूची तैयार की जाती है कि यही व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करेंगे, उन सूची को स्वीकृति प्रदान करने का काम राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा वह संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के दंड को वह या तो पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, या परिवर्तित कर सकता है, या उसे स्थगित कर सकता है। अब अगली हेडिंग है परामर्श संबंधी शक्तियाँ। अगली हेडिंग है परामर्श संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से लोक महत्व के किसी भी विषय पर परामर्श प्राप्त करने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी विषय पर जो लोक महत्व का हो उस पर परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति जो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से मांगता है, उस परामर्श को स्वीकार करना या अस्वीकार करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। उस परामर्श को स्वीकार कर सकता है
अथवा अस्वीकार कर सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी यदि वह चाहे तो परामर्श देने से इनकार कर सकता है, वो परामर्श देने से मना कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्तियाँ हैं उसका हमने अध्ययन किया। इसके बाद अगले प्रश्न के रूप में हम राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन करेंगे, इमरजेंसी पावर्स का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आप अपने YouTube चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको आपसे आग्रह है इसको सेव कर लीजिए। सेव कर लेंगे तो इसे ऑफलाइन भी आप जब चाहें तब देख सकते हैं। इसके अलावा उसमें एक बेल आइकन बटन होगी, उसको दबा दीजिए तो जो भी मैं वीडियो डालूँगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर इंडिकेट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।